तो स्टूडेंट्स वेलकम टू डी एरोमेटिक क्लासेस। मैं प्रखर त्रिपाठी बेटा आपका बायोलॉजी मेंटर आ गया हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सेकंड लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस और उनके डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आइए बेटा देर ना करते हुए शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? आर.एच. विटेकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर बेटा, इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन दिया था, ये दिया था जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था इन द ईयर 1969। कब दिया था? 1969 में। और बेटा जो आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन था, इट इज phylogenetic, it is phylogenetic and natural classification. Phylogenetic and natural classification. सर प्लीज इसका मतलब बताइए आप कि फाइलोजेनेटिक और नेचुरल क्लासिफिकेशन होता क्या है। बहुत सही बेटा, देखते हैं आइए। फाइलोजेनेटिक मतलब होता है बेटा बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, बेस्ड अपॉन evolutionary history of an organism. History of an organism. सर ये समझ में नहीं आया, प्लीज इसको एक बार फिर से बताइए आप। देखो बेटा होता क्या है, जैसे हमें पता है कि मोनेरा, हमने पिछले वीडियो में देखा था मोनेरा। मोनेरा से किनका एवोल्यूशन हुआ? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से फिर हमें किसका एवोल्यूशन देखने को मिला? प्लांटी। और इसी से बने थे आपके फंजाई और फिर ऐसे एनिमेलिया। तो अगर कोई क्लासिफिकेशन है और वो ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ध्यान में रख के बनाया गया है तो इसे हम फाइलोजेनी कहते हैं, और ऐसे क्लासिफिकेशन को फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। सर ये तो समझ में आ गया, प्लीज ये नेचुरल भी बता दीजिए कि नेचुरल का मतलब क्या होता है। तो देखो बेटा क्लासिफिकेशन करते समय अगर क्लासिफिकेशन एक या दो कैरेक्टर को ध्यान में रख के बनाया गया है तो दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। लेकिन बहुत सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हैं तो उसे हम कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। उसे हम कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। जैसा कि आर.एच. विटेकर के भी हम बेसिस को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इन्होंने कितने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिए थे और उनमें से भी कौन कौन से मेजर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपके थे। आइए देखते हैं बेटा। तो हम स्टार्ट करेंगे आर.एच. विटेकर के इस क्लासिफिकेशन को, और एक बार बेटा हम देखेंगे कि आर.एच. विटेकर साहब ने कौन कौन से नए किंगडम्स को अपने इसमें लिस्ट में ऐड किया था। तो 5 किंगडम्स आर, 5 किंगडम्स आर। लास्ट टाइम मैंने बेटा एक बलून वाला वीडियो आपको समझाया था, प्लीज उसको देखिएगा। देखो मैंने कहा था कि सबसे नीचे आपको बनाना है किंगडम मोनेरा। मोनेरा से जिनका एवोल्यूशन हुआ वो लोग बने बेटा किंगडम प्रोटिस्टा, और फिर यहां से आपके 3 किंगडम्स निकल के आए थे जिसका नाम था प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। इसमें अगर बेटा हम लिखते हैं तो देखो क्या होता है, किंगडम मोनेरा, देन बेटा आपका किंगडम प्रोटिस्टा, देन आपका किंगडम प्लांटी, देन आपका बेटा किंगडम था फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। इस तरीके के आपके कुछ सिस्टम्स हमको देखने को मिले थे। ये 5 आपके क्लासिफिकेशन के किंगडम थे जो आर.एच. विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बताया था। आइए देखते हैं बेटा इसमें क्या था। मैंने कहा था आपसे बेटा कि आपको 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। यू हैव टू ड्रॉ 2 लाइंस, वन इज बिटवीन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा एंड अदर इज बिटवीन अबव दीज टू। आओ देखते हैं। मैंने कहा कि नीचे आपको देखना था कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक। और इस लाइन के ऊपर जाते ही कैसे हो जाते हैं बताइए? अभी भी यूनिसेलुलर रहेंगे। इस लाइन के ऊपर जाते ही यूनिसेलुलर हैं, और लेकिन प्रोकैरियोट्स का इवोल्यूशन किसमें हो चुका है? यूकैरियोट्स में हो चुका है। और मैंने कहा था इस लाइन के ऊपर बेटा जब आप जाओगे
इस लाइन के ऊपर जब आप जाओगे तो यहाँ पर सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर में इवॉल्व हो चुके हैं, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर में इवॉल्व हो चुके हैं और यूकैरियोट्स बन गए हैं, तो दोबारा यूकैरियोट्स ही रहेंगे। ये एक बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन था आपके आर.एच. विटेकर साहब का। और देखो यहाँ पर मुझे नेचुरल अभी क्यों है ये हम देखेंगे, बट फाइलोजेनी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोनरा से इवोल्यूशन हुआ किसका? प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा से ही 3 ग्रुप्स निकले हैं, प्लांटी, फंजाई और आपका कौन है बेटा? एनिमेलिया। समझ पा रहे हैं आप बात को? अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब हम आगे बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर बढ़ सकते हैं। अगर इतनी बात बेटा क्लियर है तो हम आगे आपका बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे बढ़ सकते हैं। आओ देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्या है आपका बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किन कैरेक्टर के बेस पे आर.एच. विटेकर ने इसको डिफाइन किया था? तो पहला जो है बेटा, सबसे पहला कैरेक्टर था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट कैरेक्टर इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा समझिए। मैंने देखा कि कैरेक्टर्स 2 चीजों के हिसाब से हैं। एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है या तो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हो, ईदर द ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक और द ऑर्गेनिज्म इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सर क्या है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से बता देता हूं। नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। अगर मैं कहूं आपसे सेकंड बेसिस क्या था, तो सेकंड बेसिस वाज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड बेसिस वाज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड बेसिस था बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। होता क्या है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेटा? देखो, दुनिया में बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो सिंगल सेल हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर। अमीबा, पैरामीशियम, ये जो प्रोटोजोआ के मेंबर्स हैं, दे आर यूनिसेलुलर। और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज मल्टीसेलुलर। तो ये सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। थर्ड बेसिस अगर मैं देखूं बेटा, थर्ड बेसिस में अगर आपके लिए कहूं तो थर्ड बेसिस मेरा क्या था? पहला हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा टाइप ऑफ सेल वॉल। तीसरा इन्होंने लिया था टाइप ऑफ सेल वॉल। टाइप ऑफ सेल वॉल। सर ये टाइप ऑफ सेल वॉल कहने का क्या मतलब है? बेटा देखो, या तो सेल वॉल प्रेजेंट हो सकता है, ईदर द सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर एब्सेंट है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो भी वो 2 तरीके की होती है। एक होती है सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल जहां पे सेलुलोज प्रेजेंट हो, और दूसरा होता है नॉन सेलुलोजिक। सेकेंड इज नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल। नॉन सेलुलोजिक, तो सर अगर सेलुलोज नहीं होगा तो क्या और भी किसी चीज की सेल वॉल बनी हो सकती है? बिल्कुल बनती है बेटा। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की जो सेल है, बैक्टीरिया की जो सेल है, आगे हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। और आपका फंगल फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है आपकी फंजाई के ऑर्गेनिजम्स में, इसीलिए काइटिन इज आल्सो टर्म्ड एज फंगल सेलुलोज, इसीलिए इसे हम फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। तो अब तक आप बेटा 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस को देख चुके हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, मैं कहूं आपसे फोर्थ बेसिस क्या है, तो इसे देखो, देखते हैं हम क्या है फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। प्लीज बेटा देखने की कोशिश करेंगे, आइए देखते हैं फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पे ले लेते हैं फोर्थ। फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो लिया था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने खाने को इनटेक करता है और कैसे उसे अपने लिए यूटिलाइज करता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी बेटा क्या हो गया आपका
दो कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया गया, दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसे पहले को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरे को बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक में भी आपके दो तरीके की सिंथेसिस मेजर आती हैं। पहला है आपका बेटा कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा आता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। If the organism performs photosynthesis, if the organism perform photosynthesis and obtain its food using sunlight and its photon energy, then that type of autotrophic organism can be considered as photoautotropic। लेकिन बेटा अगर वो केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना बना रहा है, synthesizes food with the help of chemical energy, तो उसे हम कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेटा किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स का, बैक्टीरिया का। और इधर आपके जितने बेसिस प्लांटी के ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें मुझे ये देखने को मिलता है। बट बेटा अगर हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, कैनॉट synthesize their own food, or you can say depend upon others for food, depends upon other for food। तो ये हो गया हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक में भी आपकी कई कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। हेट्रोट्रॉफिक में भी आपकी कई कैटेगरीज हैं, जिनमें आप दो मेजर कैटेगरीज को यहाँ देख लीजिए। हेट्रोट्रॉफिक में एक होता है बेटा पैरासिटिक, one is called parasitic and the other is called saprobic, पैरासिटिक एंड सैप्रोबिक, ये दो मेजर टाइप की हैं क्लासिफिकेशंस में। तो पैरासिटिक क्या होता है सर? पैरासिटिक मतलब होता है बेटा when the organism depend upon, when one living organism depend upon other living organism for food and shelter। मैंने क्या कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा। when one living organism depend upon other living organism, यहां मैंने कहीं डेड की बात नहीं की है बेटा, दोनों जगह मैंने लिविंग टर्म मेंशन किया है। when one living organism depend upon other living organism for nutrition and shelter, दो चीजों के लिए डिपेंड करे, जब दो चीजों के लिए, एक तो वहां से वो फूड ले रहा हो और वहीं पर रह भी रहा हो, शेल्टर भी ले रहा हो, तब जाके मैं उसे कहूंगा कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक है। ठीक है। और दूसरा, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, सल गल रहे और मरे हुए लोगों से अगर ले, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अगर वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम सैप्रोबिक न्यूट्रिशन कहते हैं। किस तरीके का बेटा? सैप्रोबिक। देखो दोनों ही खाना दूसरे से ले रहे हैं, बोथ आर ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, बट वन ऑब्टेन्स फ्रॉम लिविंग एंड द अदर ऑब्टेन्स फ्रॉम डेड, एंड ये फूड और शेल्टर दोनों के लिए वहां पे डिपेंडेंट है, और ये सिर्फ वहां से फूड लेता है, सैप्रोबिक। फंजाई इसी को मेजरली दिखाते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे बेटा। आगे एक और इसी में न्यूट्रिशन आता है जिसका नाम है होलोजोइक, इसका नाम है होलोजोइक। होलोजोइक जानना बेटा जरूरी है, इसको हम लोग देखते हैं होलोजोइक आखिर में है क्या बेटा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है देखते हैं, आइए। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मतलब बेटा दो टर्म से देखने को मिल रहा है मुझे, बना हुआ है ये
होलोजोइक। होलोजोइक, तो होलोजोइक मतलब कंप्लीटली एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, कंप्लीटली एनिमल लाइक। जू मतलब एनिमल, होलो मीन्स कंप्लीट, कंप्लीटली एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। और आपको पता है बेटा कि एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इट कंप्लीट्स इन 5 स्टेप्स। क्या क्या वो 5 स्टेप्स हैं, आप मेरे साथ बोलेंगे। सबसे पहले इंजेशन ऑफ फूड, इंजेशन जिसे हम कॉमनली बोलते हैं इनटेक, इनटेक ऑफ फूड, फूड का इनटेक करना। सेकंड होता है उसका डाइजेशन करना, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तीसरा, देन उन सिंपलर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। चौथा, उसको लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूटिलाइज करना एनर्जी के फॉर्म में, इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और पांचवा होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एक्सपेल आउट करना, विच इज कॉल्ड इजेशन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो एनिमल लाइक है उसके 5 स्टेप्स मुझे आप बताएं, तो पहला आप बोलेंगे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और बेटा इजेशन। ये 5 स्टेप्स होते हैं जो कंप्लीट कोई भी एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है तो अपने न्यूट्रिशन को इन्हीं 5 स्टेप्स में वो परफॉर्म कराता है। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे कि अगला कैरेक्टर कौन सा बेसिस था जो आर.एच. विटेकर ने अपने उसमें इंक्लूड किया। हमने क्या क्या देखा, देखो बेटा क्या है। अभी तक देखा हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, टाइप ऑफ सेल वॉल या तो प्रेजेंट है नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो सेलुलोजिक है कि नॉन सेलुलोजिक है, नॉन सेलुलोजिक है तो उसमें फंजाई में काइटिन दिखेगा, बैक्टीरिया में आपका पेप्टिडोग्लाइकेन दिखेगा। नेक्स्ट हमने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जहां ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक आपने देखा। ऑटोट्रॉफिक में भी दो थे, कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक में आपने देखा कि दो हैं, पैरासिटिक और सेप्रोजोइक। एक और है जिसे होलोजोइक हमने पढ़ लिया। होलोजोइक में देखा कि कंप्लीट एनिमल लाइक न्यूट्रिशन है। और यहाँ पर 5 मुझे स्टेप्स देखने को मिले जिसका नाम है आपका इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इतना अगर आप समझ गए बेटा तो इसे हटाया जा सकता है। और अब हम देखेंगे टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन के पहले कुछ और कैरेक्टर जिनको आर.एच. विटेकर ने लिए थे। और क्या था बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा अगर मैं देखूं, अगर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा देखूं आपके लिए, तो मुझे और क्या देखने को मिला था, रिप्रोडक्शन। और मुझे क्या देखने को मिला था, फिफ्थ पॉइंट था विच इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। फिफ्थ पॉइंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, जिसमें या तो वो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करेगा या तो फिर वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, सॉरी बेटा, रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल और सेक्सुअल देखने को मिलेगा। सिक्स्थ लिया था उन्होंने, सिक्स्थ वाज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जहां पे हम क्या देखते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब बेटा ये कुछ 6 बेसिस थे जिनको इन्होंने लिया था। इनमें से भी अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, अगर कभी नीट में क्वेश्चन आ जाए, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 2001 के अराउंड कुछ क्वेश्चन आए थे जिसमें कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर basis among the following in 5 kingdom classification, in 5 kingdom classification। तो अगर मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, अगर आपको 4 ऑप्शन दूं कि ए, बी, सी और डी, ए बी सी डी अगर मैं कहूं, और आपसे पहला क्वेश्चन दे दूं कि भाई आपका बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा दे दूं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन
और आपका रिप्रोडक्शन, और आपका दे दूं रिप्रोडक्शन। तो आप क्या करेंगे, सबसे बेसिक अगर इनमें से एक ही आपको चुनना हो, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके, तो आप लगाएंगे बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन लेलियस ने सेल वॉल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था, ऐसे ही यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक बहुत ही मेजर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाता है। अगर मैं कह दूं कि इन चारों में से कभी ऐसा हो जाए कि आपको कोई एक निकालना हो, कहा जाए कि कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द मेजर, मैंने क्या कहा, होता है लेकिन मेजरली इसके ऊपर ये क्लासिफिकेशन बेस्ड नहीं था, तब बेटा आपका जो आंसर हो जाएगा, then your answer will be रिप्रोडक्शन था बेसिस में, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि बिना इसके काम ना चल पाए। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या था, रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में कि कौन कौन से कैरेक्टर्स उन्होंने मेजरली लिए और किसे डिफाइन किए। तो इस तरफ मैं आपके लिए लिखता हूं कैरेक्टर, और यहाँ पे वो 5 किंगडम्स लिखते हैं हम। पहला था बेटा किंगडम मोनेरा, then after it is kingdom Protista, then after kingdom Fungi, Plantae as well as Animalia। प्लांटी और क्या हो गया, एनिमेलिया। पहला कैरेक्टर मैं कह रहा हूं बेटा, पहला कैरेक्टर था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर लेते हैं। बताओ मोनेरा तो बेटा कैसे होंगे, इट इज दी प्रोकैरियोटिक मेंबर्स, दे आर प्रोकैरियोटिक मेंबर्स। और इसके बाद से जितने भी थे बलून, अगर आपको याद हो तो यूकैरियोटिक, फंजाई भी आपका यूकैरियोटिक, प्लांटी भी आपका यूकैरियोटिक, और एनिमेलिया भी आपका बेटा कैसा होता है, यूकैरियोटिक मेंबर्स का ये ग्रुप होता है। सेकंड अगर मैं आपसे कहूं बेटा, सेकंड लेने के लिए, तो सेकंड वाज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वाज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं कहता हूं तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिला था, सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, यूनिसेलुलर। यहाँ पर भी ऑर्गेनिजम्स कैसे थे, यूनिसेलुलर। फंजाई में भी ऑर्गेनिज्म मुझे कैसे देखने शुरू हो गए थे, मल्टी सेलुलर, कैसे, मल्टी सेलुलर। और यहाँ पर लगभग लगभग टिश्यू ग्रेड जैसा ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था मुझे। अगर मैं प्लांटी की बात करूं तो दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर, दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर। और यहाँ टिश्यू और ऑर्गन जैसा मुझे क्लासिफिकेशन देखने को मिलने लगता है। और एनिमल दे आर एक्सट्रीमली एंड कॉम्प्लेक्सली मल्टी सेलुलर, और यहाँ पर मुझे टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जैसी नई चीजें भी देखने को मिलती हैं। थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर लिया जाए, थर्ड देखें तो इट वाज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहीं प्रेजेंट होगी बेटा जो यूकैरियोटिक होगा, तो पहले में क्या है, यहाँ पर तो एब्सेंट हो जाएगा, और जितने यूकैरियोटिक हैं उन सब में क्या कर दोगे आप, प्रेजेंट। इन सब में आप क्या कर देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाज प्रेजेंट। अगर मैं कहूं आपसे कि फोर्थ क्या था, तो फोर्थ वाज सेल वॉल, टाइप ऑफ सेल वॉल। प्रोकैरियोट्स में यहाँ पर सेल वॉल होती है, बट नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, कैसी, नॉन सेलुलोजिक। तो सर अगर ये नॉन सेलुलोजिक है तो किसकी बनी होगी बेटा, मोनेरेंस बैक्टीरिया का किंगडम है, तो इट विल बी मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकेन। प्रोटिस्टा में आओ, प्रोटिस्टा में मे बी प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट, बिकॉज दे, इनके कुछ मेंबर्स हैं जिन्हें कनेक्टिंग लिंक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स भी कहा जाता है, तो यहाँ प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और हम देखेंगे फंजाई, फंजाई में नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, प्रेजेंस ऑफ नॉन सेलुलोजिक
सेल वॉल। अब सेलुलोज की बनी है तो अभी मैंने बताया कि एक सब्सटेंस की बनी होती है जिसका नाम है काइटिन, जिसे हम कहते हैं फंगल सेलुलोज। और प्लांटी, प्लांटी तो इनका किंगडम ही है। यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट मेड अप ऑफ सेलुलोज। और एनिमल्स में तो कभी सेल वॉल की कल्पना करना भी बेकार है, यहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंट, कंप्लीटली एब्सेंट हो गया। ठीक है, और आगे आते हैं जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं क्या कहूंगा इसे आपके लिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिफ्थ वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर मैं किंगडम वाइज डिवाइड करूं आपके लिए, तो आप मुझे बताइए बेटा क्या हो सकता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोनेरा में अगर मैं देखूं तो यहाँ मुझे मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। मैंने क्या कहा, ऑर्गेनिजम्स में नहीं बेटा, इनके मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने चीजों से अपने खाना इवॉल्व कर सकते हैं और इसे अपने लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मैक्सिमम, दे शो मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन मेटाबॉलिज्म, दे शो मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप लिविंग और लिविंग वर्ल्ड का पहला लेक्चर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा अभी हमने देखा ये कीमोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी दिखाते हैं, केमिकल्स की हेल्प से खाना बना लेते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक के तरह भी दिखते हैं और ये हेट्रोट्रॉफिक के तरह भी मुझे देखने को मिलते हैं बेटा। नेक्स्ट मैं कह रहा हूं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर प्रोटिस्टा को आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे ऑटोट्रॉफिक भी मिलेगा और हेट्रोट्रॉफिक भी देखने को मिलेगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे यूग्लिना है, तो वो डे टाइम में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना ऑब्टेन करते हैं, और नाइट में उनके पास जो फ्लैजेला होता है उसे वो प्रिडेशन के लिए यूज करते हैं, तो हेट्रोट्रॉफिक भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं कहूँ फंजाई में, तो फंजाई आर हेट्रोट्रॉफ, फंजाई आर हेट्रोट्रॉफ। और अभी हमने देखा था हेट्रोट्रॉफ में भी कैसा होगा इनका, सेप्रोफिटिक या सेप्रोविक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ डेड और डिकेइंग मैटर से ये ले लेते हैं। प्लांट्स तो बेटा आपके प्योरली ऑटोट्रॉफ हो जाएंगे, प्लांट्स आर प्योरली ऑटोट्रॉफ, और एनिमल्स आपके प्योरली हेट्रोट्रॉफ हो जाएंगे। और हेट्रोट्रॉफ में भी अभी हमने देखा था कि दे विल परफॉर्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है बेटा टेबल का, जिसको आप अगर दिमाग में रखेंगे तो कभी आपका यू विल नेवर लूज दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आप नंबर कभी नहीं अपने गंवाएंगे। मैंने क्या कहा सर, फिर से एक बार बता दीजिए। 5 कैरेक्टर्स हैं बेटा जिनके बेसिस पे आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर यहाँ देखें तो पहला प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर, बाकी 3 मल्टीसेलुलर। अगर प्रोकैरियोटिक है तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट नहीं होगी, बाकी सब में प्रेजेंट है। अगर सेल वॉल है तो सेलुलोजिक है कि नॉन सेलुलोजिक है। फंगल में है सेलुलोज, किसमें, काइटिन, फंजाई में देखने को मिलेगा। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन मेटाबॉलिज्म कहाँ देखने को मिलता है मुझे बेटा, आपके मोनेरन्स में देखने को मिलता है। ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा, मोनेरा में इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, ये कीमोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी परफॉर्म कर लेते हैं। अगर इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं बेटा, अगर इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं और देखेंगे कि इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी और इनको भी आगे कैसे 3 डोमेन सिस्टम में शिफ्ट कर दिया गया और कैसे एक 6th किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाने की कोशिश की गई। और एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कार्ल वीज, एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कार्ल वीज, और वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जैसी कोई चीज बनाने का यूज करते हैं और इसे हम 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। आइए देखते हैं बेटा। मैंने कहा कि मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए लगाऊं तो यहाँ पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जैसा एक चीज मुझे देखने को मिलेगा। लीनियस का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था बेटा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था
प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। वो कहते थे सेल वॉल है या नहीं है, इसके बेसिस पे उन्होंने दुनिया के वेरियस ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अगर प्रेजेंट है तो उसे कहा था प्लांट, और अगर एब्सेंट है तो उसे कहा था एनिमल। इफ सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट तो उसे प्लांट कहा था, और अगर एब्सेंट है, प्लीज बेटा ये चीजें आपको रिपीटिशन लग रही हैं लेकिन ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर एब्सेंट है तो इसे हम कहते हैं एनिमल। और इनमें प्लांट में इन्होंने क्या क्या रखा था बेटा, इन्हें प्लांट में क्या रखा था, बैक्टीरिया। इनके पास मुझे क्या देखने को मिला था, बैक्टीरिया देखने को मिला था, एल्गी था, बैक्टीरिया था और एल्गी था। एल्गी भी आपके दो तरीके के थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एल्गी में दो नाम आपको याद होने चाहिए, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और क्लाइमाइडोमोनास। और मल्टीसेलुलर एल्गी आपका कह सकते हो स्पाइरोगाइरा विच इज फिलामेंटस। और नेक्स्ट अगर मैं कहूं तो इन्हीं के प्लांट में और कौन आ जाते थे, फंगाई, क्योंकि फंगाई के पास भी सेल वॉल है जो काइटिन की बनी हुई है, तो फंगाई। और इन्हीं में फिर आपको कौन देखने को मिलते हैं, ब्रायोफाइटा। देन मैं कह सकता हूं बेटा टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा के अलावा मुझे क्या देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म्स। और इसी में आ जाते थे आपके एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। और अगर मैं एनिमल की तरफ बढ़ूं तो इन्होंने एनिमल में ही क्या देखा था, प्रोटोजोआ को रख दिया था। और यहीं पर पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक के सारे मेंबर्स को इन्होंने रखा था। पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक के सारे मेंबर्स को रखा गया था। आइए देखते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट अगर मैं कहूं तो मैं क्या कहता हूं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब आर.एच. विटेकर ने दिया तो क्या कोई नए मेंबर तो आए नहीं होंगे, इन्हीं मेंबर्स को इधर उधर उन्होंने शिफ्ट किया था। आइए देखते हैं बेटा। मैं कहता हूं आपसे इनका ये 5 किंगडम था जिनमें इन्होंने क्या क्या किया, किंगडम मोनेरा, फिर क्या किया, प्रोटिस्टा, पंजाए, प्लांटी और एनिमेलिया। इन्हीं 5 किंगडम्स को तो इन्होंने बनाया है। और इन्हीं में ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं किस तरीके से शिफ्ट किए गए हैं। बैक्टीरिया को बेटा इन्होंने कहाँ रख दिया, उठा के बताओ, मोनेरा में। बैक्टीरिया को कहाँ रख दिया, मोनेरा में। बैक्टीरिया यहाँ से हट गया, बैक्टीरिया यहाँ से हट गया। मैं कहता हूँ इन्होंने प्रोटिस्टा में क्या किया भाई, क्योंकि मोनेरा क्या था, यहाँ पर सिर्फ यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स को रखा जा सकता था, तो बैक्टीरिया वहां चला गया। प्रोटिस्टा में क्या कहा, यूनिसेलुलर होने चाहिए और यूकैरियोटिक होने चाहिए। यूनिसेलुलर होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, यूकैरियोटिक होने चाहिए। अगर बेटा इतना आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज देखिएगा, अगर यूनिसेलुलर और यूकैरियोट है तो इन्होंने जितने भी यूनिसेलुलर एल्गी हैं, जितने भी यूनिसेलुलर एल्गी हैं उनको कहाँ रखा, उठा के आप बताइए मुझे, प्रोटिस्टा में। और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो जितने यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला को यहाँ से हटा दीजिए, मल्टीसेलुलर भी बचे हुए हैं, रहने दीजिए। फिर आपका क्या है यहाँ पर यूनिसेलुलर, और कौन कौन हो सकता है, तो जो प्रोटोजोआ के मेंबर हैं ये भी मोस्टली यूनिसेलुलर है, तो प्रोटोजोअन्स को भी कहाँ पे रखा गया लाके, प्रोटिस्टा में। और फंगाई का तो एक अलग कैरेक्टर था, तो फंजाई भी यहाँ आ गया। तो प्रोटोजोआ के मेंबर कट गए आपके, फंगाई यहाँ से हटा दिए गए। अब प्लांट्स में देखो, प्लांट्स में कौन आ गया, प्लांट में प्लीज देखिएगा बेटा कौन आ गया। प्लांट में आपके जितने भी मल्टी सेलुलर एल्गी हैं, प्लांट में जितने भी मल्टी सेलुलर एल्गी हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्पाइरोगायरा हटा, फिर आपके ब्रायोफाइट आए, टेरिडोफाइटा आया, जिम्नोस्पर्म्स आए, एंजियोस्पर्म्स आए, क्योंकि प्लांट में भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स देखने को मिले थे। और एनिमेलिया में तो प्योरली मल्टीसेलुलर यूकैरियोट थे, तो पॉरीफेरा से लेकर आपका कॉर्डेटा तक पूरा कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, एनिमेलिया में। इसी तरीके से बेटा इस किंगडम को याद करने की जरूरत नहीं रह जाती है, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए। अगर मैं कहूं कि एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कार्ल वीस, साइंटिस्ट का नाम है कार्ल विस, और इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम, इन्होंने बेटा
3 डोमेन सिस्टम, ही क्रिएटेड 3 डोमेन सिस्टम, जिसको हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरह से भी देखते हैं। इट लुक्स लाइक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। कैसे सर ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे आ गया? इन्होंने क्या किया बेटा, मोनेरा में ही डोमेन सिस्टम बना दिया। मोनेरा में ही क्या कर दिया, उन्हीं से शिफ्ट कर दिया और 3 डोमेन्स बना दिए। उन 3 डोमेन्स का नाम क्या था बेटा? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकारिया। आर्किया, बैक्टीरिया और मैं कहूं आपसे तो क्या बना दिया, यूकारिया। ये इनके 3 डोमेन्स थे। इन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया, आर्की, बैक्टीरिया और यूकारिया। तो यूकारिया में इन्होंने चारों ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे, चारों ऐसे किंगडम को शिफ्ट कर दिया जो यूकैरियोटिक है। तो हमारा सबसे पहले यूकैरियोटिक कौन था बेटा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अलावा बताओ आप मुझे, प्रोटिस्टा के अलावा फिर फंजाई, देन आफ्टर प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो 4 किंगडम्स तो मुझे इधर शिफ्ट हो गए और देखने को मिले। इन्होंने क्या किया बेटा, मोनेरा, किंगडम मोनेरा को 2 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। किंगडम मोनेरा को ही क्या किया, 2 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया और एक डिवीजन का नाम रखा आर्की बैक्टीरिया, एक डिवीजन का नाम रखा आर्की बैक्टीरिया और दूसरे डिवीजन का नाम रखा यूकारिया, दूसरे डिवीजन का नाम रखा यूकैरिया। यूकैरिया मतलब बेटा ट्रू बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया जैसा सारे के सारे आपके फंक्शंस दिखाएं जिनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन हो। और आर्की बैक्टीरिया मतलब मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, इनसे पुराना कोई इस दुनिया में ना था ना है, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। और यहां तक कि बेटा इनमें सेल वॉल होती तो है लेकिन नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। तो होते किसके है सर बेटा, ये हम लोग जब मोनेरा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। और यूकारिया में यहाँ ट्रू बैक्टीरियाज हैं तो इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होगी। तो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि उन्होंने कैसे, अब देखो 4 किंगडम्स तो इधर आ गए, 1 2 3 4, और अगर इसको एज अ किंगडम कंसीडर कर लिया जाए तो ये 5 और 6, इस तरीके से क्या हो गया बताओ, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जैसी एक चीज मुझे देखने को मिलती है। और किसने दी थी बेटा, ये कार्ल वूज ने, जिसको मेजरली हम 3 डोमेन सिस्टम कहते हैं। इट लुक्स लाइक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ऐसा क्या हुआ सर, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है बेटा कि अगर आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को आते हुए इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के हिसाब से चेंज करेंगे तो आपके ऑर्गेनिज्म एक किंगडम से दूसरे किंगडम में शिफ्ट किए जा सकते हैं। सर प्लीज इसका प्रूफ दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखो बेटा मैंने क्या कहा था कि लीनियस में जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिया गया वो क्या लिया गया था, सेल वॉल। और सेल वॉल के बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को प्लांट और एनिमल में बांट दिया था। लेकिन जब आर.एच. विटेकर आए, व्हेन आर.एच. विटेकर कम्स, he divided the organism on different basis। वहां पे क्या लिया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उन्होंने उस बेसिस के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को इन 5 किंगडम में अपने कंफर्ट के हिसाब से डिवाइड किया। तो जैसे जैसे हमें नई चीजों का पता चलता है और हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बदल देते हैं तो ऑर्गेनिज्म एक किंगडम से दूसरे किंगडम में शिफ्ट होते रहते हैं। इसी तरीके से क्या किया, कार्ल वीज ने फिर अपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को लिया। तो इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हम देखें बेटा, इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो आपको ध्यान रखना, इन्होंने आरएनए, आरआरएनए, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए ड्यूरिंग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ड्यूरिंग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के समय इन्होंने क्या किया, राइबोसोमल आरएनए को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया और उसके हिसाब से इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम को जनरेट किया।
तो बेटा आज की वीडियो में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस और इसको हमने डिटेल में देखा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी इन डिटेल और अपने हम पहले किंगडम के बारे में देखना शुरू करेंगे जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। तो प्लीज आप किंगडम मोनेरा तक एनसीईआरटी की एक रीडिंग लगा लीजिएगा। एंड इस आपकी वीडियो का जो आपको पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे एरोमेटिक क्लासेस के मिल जाएगा। प्लीज हैव दिस पीडीएफ एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, कोई भी डाउट अगर आपको हो बेटा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फॉर द टाइम, थैंक यू सो मच, टिल द नेक्स्ट वीडियो।